नमस्ते। पहले तो फार्म टूर में सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम नीलेश यादव है। जिस फार्म पे हम रुके हैं इसका नाम है कपिला कृषि एंड गोट फार्म। ये एट पोस्ट मड़द, तालुका दौंड, जिला पुणे में आता है, डिस्ट्रिक्ट पुणे आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में एक एमएससी स्टैटिस्टिक्स हूँ और एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है। उसके साथ ही मैंने आईटी प्रोफेशन में जॉब किया हुआ है। 13 साल तक मैंने जॉब किया। जब मैंने लास्ट जो सर्व किया था वो एक्सेंचर में सर्व किया था और मेरा पैकेज एक 36 लाख तक का पैकेज था साल का। मोटा मोटी मेरे को 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने मिल जाते थे। इतना बड़ा जो आप पीछे फार्म देख रहे हो या फिर मंदिर देख रहे हो, आगे का स्ट्रक्चर देख रहे हो, बंगला देख रहे हो, पीछे एनिमल्स देख रहे हो, तो ये सारी मेरी 13-15 साल की मेहनत है। मतलब मैं कम से कम 2010 दिसंबर 2010 में मैंने फार्म चालू किया था, वह कंस्ट्रक्शन चालू किया था और 2011 में फरवरी 2011 में मैंने मेरा फर्स्ट एनिमल मेरे फार्म पे आया था। तो चलिए देखते हैं आगे आप क्या है। यहाँ पे ये सारी यंग फीमेल्स है, ये सारी के सारी प्रेग्नेंट है, पर कोई 1 महीने का प्रेग्नेंट है, कोई 4 महीने का प्रेग्नेंट है, कोई हेवी प्रेग्नेंट है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई इतनी तगड़ी इनकम थी, ये सब छोड़ के भाई ये बकरी पालन क्यों कर रहा है, जो शहर की लाइफ है वो सब छोड़ के इसमें क्यों आ गए और ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से किया या कितने का। तो ये ओवर द पीरियड बोले तो ये एक साथ किया हुआ नहीं है, ये सालों साल काम करते करते हमने किया हुआ है। और जॉब करते करते मैंने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की उसमें, कभी लोन लिया, कभी मेरे जो गोट फार्मिंग है उसमें का ही जो बचा हुआ था उसमें से हमने सेलिंग करके वगैरह हमने इन्वेस्टमेंट्स लाई है भाई। पर गोट फार्मिंग ही क्यों किया और यही क्यों किया मैंने, तो एक्चुअल में आप कोई भी बिज़नेस ले लो, एग्रीकल्चर बिजनेसेस में, तो आप जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हो जिसमें गन्ना खेती आ गई, सोयाबीन आ गया, ये वो सारी चीज़ों में तो बहुत ही कम मुनाफा है। पर आप डेयरी फार्म में भी देखते हो तो डेयरी फार्म और उसमें डेली इनकम मिल जाता है, पर उतना इनकम नहीं मिलता है और जितनी हम मेहनत करते हैं। तो इसमें कैसा है कि ये बहुत ही पेशेंस का जॉब है। जो ब्रीडिंग जॉब है गोट फार्मिंग में, ये पेशेंस का जॉब है। आपको कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं आपको, पर एक बार आप इसमें सेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपको ब्रीडिंग कैसे करना है, किस एनिमल से करना है, क्या किड्स पालने हैं, कितना उनको खिलाना है, कितना दूध पिलाना है, क्या दवाइयाँ देनी है। एक बार आपका 1-2 साल इसमें मेहनत हो जाए तो उसमें आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। 2010 में मैंने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ये किया, तभी मैं मैं आईटी में जॉब कर रहा था, तभी मैं टीसीएस में काम करता था। तो टीसीएस बैंगलोर में काम करता था, वहाँ पे मैंने वो जॉब छोड़ा और मैंने मेरे गांव, मेरा जो ट्रेडिशनल जहाँ पे मेरी ज़मीन थी वहाँ से हमने पहले मेरा फर्स्ट फार्म वहाँ पे था, रेणुका गोट फार्म बोल के। पर हमने मैंने पर्सनल लोन लिया था 2-3 बैंक से, क्योंकि मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं था। पर क्योंकि मेरे मम्मी या पापा या किसी रिश्तेदार को मेरे पे भरोसा नहीं था भाई ये इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक तो मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरे को एक बच्चा था उस टाइम पे और मेरा फैमिली भी था, तो मेरी फैमिली भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इनकम कहाँ से लाए, तो मैंने एक 2-3 बैंक से पर्सनल लोन एट ए टाइम ले लिया, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। पर जैसे सब लोगों का होता है वैसे ही मेरा भी फर्स्ट टाइम फेल हो गया। वो फेलियर की वजह से क्या हुआ, मेरे दोस्तों का भरोसा मेरे पे टूट गया, या फिर मैंने किसी से कर्जा लिया था, उधार लिए थे। भाई 1-2 बार देने में कोई लोगों को कुछ होता नहीं है, पर उसके बाद जो परेशानी चालू हो जाती है भाई, मेरे को लोगों पार्टी को बुलाना भी भूलने लगे। मतलब बकरी पालन करना, मैंने एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे दोस्तों को लगने लगा भाई ये इतना अच्छा कमा रहा था, ये कर रहा था, वो सब छोड़ के अभी गांव देहात में जाके क्या करने लगा, लूजर हो गया वगैरह। और मेरे को कोई बैंक भी लोन देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं थी। उनको मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा था, या फिर जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, एक फिक्स इनकम रहता है तो उसके ऊपर अपने को कुछ ना कुछ तो लोन मिल जाता है, पर उस टाइम पे मेरे को लोन नहीं मिल रहा था। एक अच्छा हुआ कि उस टाइम पे मेरे को एक बंदा मिला जो बैंक का मैनेजर था, उसने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखा। सीनियर एम्प्लॉय थे रत्नाकर बैंक के, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और उन्होंने हमको फर्स्ट टाइम लोन दिया।
उससे मेरा थोड़ा स्टार्ट हुआ। फिर मेरा भाई बोला कि नहीं भाई, अपने को घर भी चलाना है और अपने को अगर ये गोट फार्म भी चालू रखना है तो हमें क्या करना है कि हमें हम दोनों में से एक को नौकरी करनी पड़ेगी। तो नौकरी का तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसका कॉल सेंटर का जॉब था और मैं जैसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा हुआ था तो मैंने बोला ठीक है, मैं जॉब कर लेता हूँ और तू गोट फार्म देख ले। तो मैंने तुरंत फिर मैं अनएम्प्लॉयड एक साल के लिए था। एक साल के बाद फिर मैंने नौकरी चालू की। नौकरी चालू करने के बाद नौकरी और गोट फार्मिंग ये दोनों चीज़ें हम साइमल्टेनियसली कर रहे थे। मेरा एक्चुअली क्या होता था, सैटरडे संडे छुट्टी था तो सैटरडे संडे में फार्म पे आ जाता था और काम करता था। 1-2 साल के लिए मेरे को रिलैक्सेशन मिला इसमें। मतलब कभी कभी मेरे को फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे को भी छुट्टी मिल जाता था। मेरी पहले वाली कैपजेमिनी बोल के कंपनी थी, वहाँ से मैं जॉन डियर में काम करता था तो हमें छुट्टियाँ वगैरह मिल जाती थी, तो उसमें एडजस्ट हो जाता था। फिर बाद में मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया। एक्सेंचर में बहुत अच्छा हुआ। एक चीज़ अच्छी हुई कि एक्सेंचर ने मेरे को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे दी। तो मैं जब मतलब कोविड के पहले लोगों को मालूम नहीं था वर्क फ्रॉम होम क्या है, पर मेरे को कोविड से पहले से ही वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी थी। मेरा काम भी अच्छा था, उसके वजह से मेरे को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी हुई थी। तो मैं मेरा फार्म भी देख रहा था और प्लस मेरा काम भी करता था। तो दोनों में एडजस्टमेंट कर करके मैंने कम से कम 10 साल उसके बाद भी मैंने नौकरी की। 10 साल नौकरी की प्लस फार्म संभाला। अभी कम से कम मेरा 14 साल का इसमें एक्सपीरियंस हो गया है गोट फार्मिंग में। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और है जो मेरे से अच्छी तरह से स्टॉल फीड में गोट फार्मिंग कर सकता है। तो इतना अच्छा हमने ये सेटअप किया है, हमको पूरा ये मालूम है। ये भी अगर आप ये देख रहे हो तो ये पूरा इंडस्ट्रियल शेड सेटअप किया हुआ है। ये कम से कम एक 45 to 55 लाख तक जाता है। मतलब मेरे को 45 लाख में गया था, पर अभी इसके कॉस्ट 55 लाख तक जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे स्टील और वो सब सस्ता था, अभी महंगा हो गया है। ये आपको पीछे जो मोटी तगड़ी और हेवी साइज़ में जो बकरियां दिख रही है, ये थोड़ी हाइट में कम होती है पर बहुत हेवी साइज़ में आती है। ये 45 से लेके 60-65 किलो तक की रहती है। तो ये सारी जो फीमेल्स है ये बोर गोट है। इसका ये क्या है कि इसका FCR बहुत अच्छा रहता है। FCR मतलब फूड कन्वर्शन रेशो, जितना चारा वो खा रही है उसका मीट में कितना कन्वर्शन हो रहा है। तो कम देखो, अपनी देसी भेड़ में ना ज़्यादा से ज़्यादा एक किलो चारे का जो कन्वर्शन है 50 से 60 ग्राम तक होता है। इनका 150 से 200 ग्राम तक होता है। मतलब उतने ही चारे में, उतने ही मेहनत में, उतने ही टाइम में अपने को ज़्यादा मीट गेन मिलता है। तो ये तो पहली खासियत है। 220% का उसका ट्विंस का रेशियो है। मतलब हर लैक्टेशन को 100 अगर फीमेल डिलीवरी होती है तो अपने को 120 बच्चे मिलते हैं। फिर उसके बाद दूध भी इनका अच्छा खासा अच्छा है कि 2-2 बच्चों को वो सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब इनको 1.5-2 लीटर दूध आता है, पर बहुत न्यूट्रिशियस होता है। उसके वजह से ये ब्रीड बहुत ही पोटेंशियली बहुत हाई है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और मैं तो रेकमेंड करूंगा हर एक इसके लिए कि भाई देसी बकरियां पालने से लॉस में जाने से अच्छा है कि आप बोर बकरियां पालो और इसका जो पोटेंशियल है उसको अचीव करो। वो देखो कि भाई ये पोटेंशियली बहुत अच्छी है और स्टॉल फील्ड के लिए बहुत अच्छी है। और एक दूसरी ब्रीड है मेरे पास, ये बीटल बोल के ब्रीड है। ये मिल्किंग गोट है। मिल्किंग गोट ज़्यादा दूध देने वाली, मतलब इंडिया में ही नहीं तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बड़ी फ्रेम वाली ये फीमेल गोट्स है। तो ये ज़्यादा दूध देती है और इसका बड़ा फ्रेम होने की वजह से बच्चा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मतलब 2 किलो का 2.5 किलो का बच्चा अपने को 20 किलो का मिल जाएगा। और ये साल भर भी दूध दे सकती है। डेयरी गोट बोल के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको प्रेग्नेंट नहीं करवाएंगे तो ये पूरे साल में कम से कम अपने को 200 से 250 लीटर तक दूध मिल सकता है इनसे। चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा फाइनेंस की बात करते हैं। एक तो पहले इसमें 2 मेरे को फ़ायदे हुए हैं। एक तो मैंने जॉब जो है मेरा सिक्योर किया है, और दूसरा जो है यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय जनरेशन किया है। मेरे पास कम से कम अभी 13 से 14 लोग हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 13-14 लोग हैं, और इनडायरेक्टली कम से कम 100 लोग एम्प्लॉयड किए हुए हैं। जैसे कि अपना इनडायरेक्टली बोले तो चारे का जो सप्लायर है, इसका सप्लायर है, उनको भी तो मैंने जॉब दिया हुआ है। और खुद का भी मैंने पर्सनल जो है
मैं 1-1.5-2 लाख रुपए तक 2-2.5 लाख रुपए तक कमा रहा था, उससे तो मैं ज़्यादा ही कमा रहा हूँ यहाँ पे। ऑन एवरेज मेरे को 50 से 100 बच्चे मेरे को डेली हर महीने मिलते हैं, और हमारे यहाँ का एवरेज प्राइस जो है वो 20,000 तक है। तो मेरे को 20 लाख तक मेरे को इनकम हो जाती है, ग्रॉस इनकम, और उसमें से आप 5 से 10 लाख तक खर्चा हो जाता है। मतलब वो डिपेंड रहता है कि मेरे को भाई कौन सा चारा लेना है, या खुराक कभी कभी महंगा हो जाता है, उसके हिसाब से वो चारे के हिसाब से मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं तो कभी कभी अगर वेल मैनेजमेंट किया तो मेरे को अच्छा भी प्रॉफिट हो जाता है उसमें। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा ऑन एवरेज 20,000 का, ऑन एवरेज बोले तो 20,000 को मतलब इससे भी महंगा बिकता है, ऐसे भी रहेगा। हाँ, बिकता है, क्योंकि ब्रीड वैसे है, जेनेटिक्स वैसा है। अगर आपको जेनेटिक्स लेना है तो हमने भी खुद बहुत दूर दूर जाके बहुत अच्छी जेनेटिक्स लाई हुई है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये जेनेटिक्स महंगा होने के वजह से क्या होता है कि देखो, आपको कभी कभी बकरा 20,000 का भी मिलता है, और उतने ही साइज़ का 40,000 को 50,000 को भी मिलता है। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई हमको मालूम है इसका पोटेंशियल अच्छा है, इसके जो बच्चे होने वाले हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, या उनका जो ग्रोथ रेट होने वाला है, उनका जो मिल्किंग प्रोडक्शन है, उनका किड्स देने का ये है, ये सारे जो पैरामीटर्स है वो बहुत अच्छे हैं। उसके वजह से हम क्या करते हैं कि उनको महंगे इसमें खरीदते हैं। और ऐसे जो मेल्स है या फीमेल्स है, इनका जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो अपने को जो अपना ओवरऑल जो इनकम है वो बढ़ जाता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि पहले अगर हम देसी बकरियां या कमज़ोर नॉन पोटेंशियल ब्रीड्स अगर पालते हैं तो उसमें चारा उतना ही खाते हैं, वो मेहनत भी उतनी ही चली जाती है अपने ब्रीड को ये करने के लिए। पर अपने को जो प्रोडक्शन मिलता है या फिर अपने को जो आउटपुट मिलने वाला है वो दो तीन चीज़ों में है। एक तो आप महंगा बेचते हो वो, और दूसरा जितना प्रोडक्शन निकलता है उससे डबल निकलता है। फॉर एग्जांपल देसी बकरी का जो बच्चा है 3 महीने का, वो 10 से 12 किलो का या ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो का ऑन एवरेज होता है। यहाँ पे हमारा जो बोर का ये है वो 25 किलो तक जाता है। तो इसके वजह से पोटेंशियल ब्रीड में अच्छी इनकम है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 20,000 का बच्चा आप सोच रहे होंगे कि कौन लेता है। तो जनरली क्या है कि जिनके पास 5-10 फीमेल्स है घर पे, 5-10, आप अभी मेरे गांव में ही आप ढूंढेंगे तो हर एक घर में आपको 5-10 फीमेल्स मिलेंगी। देखो हम पहले भी देखते थे, देसी गाय पालते थे। देसी गाय कितना दूध देती है? 2 से 3 लीटर। और एचएफ और जर्सी क्यों पालते हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसीलिए हम क्या करते थे, देसी गाय को उसका सीमेन चढ़ाते थे, एचएफ का या जर्सी का। उससे क्या होता था, उसको जो बच्चा होने वाला है उसको दूध ज़्यादा आता था। इसीलिए उसमें उसको क्या बोलते हैं, ब्रीड इम्प्रूवमेंट। वही चीज़ हमारे यहाँ पे भी जो लोकल फार्मर्स है जिनके पास 5-10 फीमेल्स है, उनको 20,000 का बच्चा अगर लेके जाते हैं और उनके पास अगर 10 फीमेल्स है, और 10 फीमेल में उनको 20 बच्चे मिल रहे हैं एक लैक्टेशन में, मतलब 8 महीने में, तो या साल में 30 बच्चे मिल रहे हैं, तो हर एक बच्चे के पीछे अपने को 5 से 10 किलो तक एक्स्ट्रा वेट गेन मिलता है। मतलब नॉर्मल अगर वो ब्रीड का ये करेंगे तो उनका बच्चा 10 से 12 किलो होगा, पर ये क्रॉस करवाने से उसका बच्चा 15 से 20 किलो तक होगा। तो हर एक बच्चे के पास आप 5 ही किलो वेट गेन एक्स्ट्रा हो जाए, तो वेट गेन एक्स्ट्रा 5 किलो होने से क्या होता है कि 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 किलो हो जाता है। 150 किलो का आप एवरेज वेट 300 रुपीज़ से अगर 150 किलो का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 45,000, मतलब एक लैक्टेशन में आपको 45,000 का मुनाफा हो जाएगा, सिर्फ आपको ये 20,000 का बच्चा लेके जाने से। और इससे नुकसान नहीं है, ये 20,000 का कल जाके आप बकरी ईद को 50,000 को या 1 लाख को भी बेच सकते हैं। मतलब इतना अच्छा वो मुनाफा भी देके जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो ख़त्म हो गया, उसका भी पैसा बढ़ने वाला है, और उसके साथ उसको जो बच्चे होने वाले हैं उसमें भी मुनाफा होने वाला है। तो डबल मुनाफा है इसमें। आप ये मत सोचो कि मेरे यहाँ से आप 20,000 का आप मटन लेके जा रहे हो या मटन का बच्चा लेके जा रहे हो। आप मेरे यहाँ से 20,000 का जेनेटिक्स लेके जा रहे हो, जिसके वजह से आपके जो बच्चे होने वाले हैं आपके यहाँ पे, उनका भी जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो मटन का तो लाइफ वेट का जो एवरेज रेट है वो 300 से 350 रुपये है। मटन तो 800 रुपये किलो बिकता है, पर जो लाइफ वेट में जो हम ये मटन के लिए एनिमल देते हैं वो 350 रुपये देते हैं। पर हम अगर आपको
1000 रुपये किलो से बच्चे दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट इतना, जेनेटिकली ये इतना अच्छा है कि वो आपके सारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाएगा। और ये महंगा भी क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए हमें चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि आप कोई भी एनिमल कहीं से भी लेके आ जाओ और वो ब्रीडिंग करवाओ और 1000 रुपये किलो से बेचो, तो नहीं होता है। और जब भी हम चूज़ करके रखते हैं तो पोटेंशियली हायर वाले एनिमल ही रखते हैं। जो लोअर पोटेंशियल वाले एनिमल रहते हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं या उनको हम कलिंग के लिए निकाल देते हैं, उसमें लॉस होता है। फिर उसके बाद उस पर हम जो उनको जो अच्छा फीड देते हैं, मतलब जैसे कि आपको पहलवान बनाना है तो उसको काजू बादाम हलवा ये देना पड़ेगा, तो उससे उसका बोन वगैरह कैल्शियम वगैरह अच्छा रहेगा। तो इनको भी हमको बचपन में इनको कैल्शियम देना पड़ता है, लिवर टॉनिक देना पड़ता है, जिसके वजह से इनका जो ग्रोथ जो रहती है वो बाद में पिकअप बहुत अच्छा ले लेती है। और बचपन में उनको अच्छा मिलने के वजह से बाद में भी वो ज़्यादा खाते हैं और अच्छा पिकअप ले लेते हैं। देखो ये जितनी भी ब्रीड्स है मेरे यहाँ पे, इनका मेरे यहाँ पे डिमांड है, या फिर मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, इसके वजह से लोगों को मालूम है कि ये भाई ये बकरियाँ इतना महंगा मैं बेच पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 15 साल से मैं कर रहा हूँ और क्वालिटी के एनिमल कर रहा हूँ, तो इसके महंगा बेच सकता हूँ। पर जो कोई नया इंसान है, नए ये बिज़नेस में आता है, आप सिंपल सा उदाहरण लेते हो, बाजू के गली में कोई शॉप भी ओपन होता है, तो जो बाजू वाला है उसको पता चलने में 2-3 दिन या 10 दिन 1 महीना चला जाता है। वही आप अगर गांव देहात में कोई फार्म ओपन करते हो तो लोगों को पता चलने के लिए कि आप एक अच्छे ब्रीडर हो, एक अच्छा प्रोडक्ट, आपके पास अच्छा जेनेटिक्स है और आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड भी है और आपने अच्छा पाल पोस के उसको अच्छा बड़ा किया है, यह पता चलने के लिए थोड़ा दिन लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये पीछे जो देख रहे हैं ये मेरे क्रॉस ब्रीड के शीप है, इसमें डॉर्पर क्रॉस की फीमेल्स है सारी, और कोई देसी भेड़ भी है जिसको हम क्रॉस करवाते हैं डॉर्पर से। तो ये भी बहुत अच्छा पोटेंशियल भेड़ का बिजनेस है। आप पुराने ज़माने में देखेंगे ना तो बड़े बड़े शीप के हर्ड्स थे, मतलब मेन पालक थे, बकरी पालन करने वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो जब आपको बड़े साइज़ में करना है, बड़े इसमें करना है, तो शीप फार्मिंग बहुत ईजी है और बहुत पोटेंशियल है इसमें भी। देखो लास्ट में मैं एक सो आने की एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो आपको अगर लग रहा है कि मेरे को गोट फार्मिंग करना है, एग्रीकल्चर में उतरना है, तो आपको ये चीज़ करनी है, ऐसा आपको लग रहा है तो आप बिंदास करो इसमें। देखो एक बार फेल होते हैं या 2 बार फेल हो जाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, पर जब भी आप फेल होते हो तो एवरी स्टेप इज़ सक्सेस, इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एवरी फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जो भी आप फेल होंगे उसके बाद में आपको, जैसे आप मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं 100 बार फेल हो चुका हूँ, फिर भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि हर एक फेलियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ पाया है, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट लाया है। ऐसी कभी नहीं हुआ है कि विदाउट फेलियर आप आगे बढ़ोगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका खुद का डिसीजन है, आपको रिग्रेट करने का कोई ये नहीं है कि जो भी होने वाला है ये आपके डिसीजन के ऊपर है। जैसे आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो आपके मालिक के ऊपर डिसीजन रहता है कि क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं, या फिर क्या करना है। यहाँ पे आप आपके खुद के मालिक हो और आपको जितना चाहिए उतना आप बड़ा कर सकते हो, जितना आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये सब आप जितना मेहनत करेंगे उतना इसमें सक्सेस है। सिर्फ आपको फेल जो होने हैं उससे डरना नहीं है, या फेल होने के बाद उसका सलूशन निकालने को डरना नहीं है। उसका सलूशन निकालो और आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं फार्म एंड टूर के टीम का मेरे फार्म पे आने के लिए और ये अच्छा वीडियो शूट करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय जवान जय किसान।